अब हम जानते हैं माइक्रोचिप्स के बारे में। एक सिंगल माइक्रोचिप में मिलियंस ट्रांजिस्टर होते हैं। ये छोटी सी चिप क्या क्या नहीं बनाती। इसने रॉकेट लॉन्चर से लेकर के मून एक्सप्लोरेशन, सैटेलाइट्स और पर्सनल कंप्यूटर तक हर चीज को एक रियलिटी बना दिया है। एक स्मार्टफोन के अंदर हजारों एनईए की प्रोसेसिंग पावर है। जी हाँ, जैक किल्बी टेक्सास इंस्ट्रूमेंट में एक एक्सपर्ट इलेक्ट्रिशियन थे। उन्हें आइडिया आया कि अगर सिलिकॉन को एक स्पेसिफिक अमाउंट में कंटेमिनेट किया जाए तो एक ट्रांजिस्टर, एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टर को एक साथ एक ही सिंगल चिप में डाला जा सकता है। फिर 1 लाख वायर्स को एक सर्किट बोर्ड से लिंक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो 1958 में किल्बी ने अपने सुपीरियर्स के सामने एक डेमोन्स्ट्रेशन रखा। उन्होंने टूथपिक जितनी छोटी सिलिकॉन चिप ली और फिर गोल्ड वायर्स को इसमें लगाया। हालांकि ये पावर सोर्स बड़ा इम्प्रैक्टिकल और खराब सा दिख रहा था, लेकिन ये काम कर गया और इस तरीके से वर्ल्ड का फर्स्ट माइक्रोचिप तैयार हुआ, जिसे किल्बी और उसके कुलीग्स ने 1958 में बनाया। फिर इसी बीच फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर्स में रोबोट नॉयसे और उसकी टीम अपना खुद का सिलिकॉन चिप क्रिएट करने में जुटी थी। नॉयसे एक ब्रिलियंट इंजीनियर था और फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर्स के 8 फाउंडर्स में से एक था। नॉयसे और उसके को इंजीनियर्स एक डिफरेंट अप्रोच के साथ आगे बढ़े। उन्होंने सिलिकॉन चिप को एक ऑक्साइड लेयर से कवर कर दिया, जो कि सिलिकॉन के लिए कंटेमिनेंट की तरह था। इस लेयर में प्रिंटेड कॉपर लाइंस थी, जो कि ट्रांजिस्टर और सर्किट के सारे कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करती थी। हालांकि ऐसी चिप पहले भी बन चुकी थी, लेकिन नॉयसे की ये माइक्रोचिप प्रैक्टिकल यूज के लिए एकदम परफेक्ट थी। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स और फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर्स इस चिप के पेटेंट को लेकर के कोर्ट चले गए, लेकिन किल्बी और नॉयसे ईगो सेंट्रिक नहीं थे। उन्होंने एक दूसरे की तारीफ की। किल्बी को 2000 में नोबेल प्राइज मिला। उसकी स्पीच का एक पार्ट, आई एम सॉरी, वो अब हमारे बीच नहीं है। अगर वो होता तो ये प्राइज हम दोनों शेयर करते, क्योंकि नॉयसे 1999 में ही चल बसे थे। माइक्रोचिप की सक्सेस के साथ ही फेयरचाइल्ड एक बड़ी कॉर्पोरेशन बन गया और साथ ही इसमें काफी ब्यूरोक्रेसी भी आ गई थी। रॉबर्ट नॉयसे और बाकी के फाउंडर्स का अब कंपनी में पहले जैसा होल्ड नहीं रह गया था और फेयरचाइल्ड भी अपनी सेंस ऑफ इनोवेशन खो बैठी थी। नॉयसे ने डिसाइड किया कि वो एक न्यू कंपनी खोलेंगे। उन्होंने फेयरचाइल्ड में अपने को फाउंडर्स और बाकी कुलीग्स को इन्वेस्ट करने के लिए इनवाइट किया और इस तरीके से एक नई कंपनी खुली, जिसका नाम इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्प रखा गया, जो कि आज इंटेल के नाम से पॉपुलर है। इंटेल ने हमेशा ही ब्यूरोक्रेसी से बचने की कोशिश की। उन्होंने अपना ऑफिस ऐसे डिजाइन किया कि सुपीरियर्स को इजीली अप्रोच किया जा सके। वहां यंग इंजीनियर्स को मोटिवेट किया जाता था कि अपने आइडियाज को शेयर करें और एक्सप्लोर कर सके। अगले कुछ सालों में इंटेल का ये ओपन, फ्लेक्सिबल और लिबरल वर्क कल्चर पूरी सिलिकॉन वैली ने अडॉप्ट किया। डिजिटल एज की ग्रेटेस्ट इनोवेशन है माइक्रो प्रोसेसर। एक माइक्रोचिप एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए जरूरी होती है। अगर किसी डिवाइस में 12 फंक्शंस है तो इसे 12 माइक्रोचिप्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर एक ही माइक्रोचिप को मल्टीटास्क के लिए प्रोग्राम किया जाए तो क्या होगा? इस बारे में टेड हॉफ, जो कि इंटेल में एक टैलेंटेड इंजीनियर थे, उन्हें ये आइडिया आया। वो उस कंपनी के 12वें एम्प्लॉय थे। उन्होंने ऐसे माइक्रोचिप के बारे में सोचा जो मल्टीपल फंक्शन कर सके। उन्होंने एक सिंगल माइक्रोचिप में 9 फंक्शंस कंबाइन किए और इसे फर्स्ट टाइम डेस्कटॉप कैलकुलेटर्स के लिए यूज किया। इंटेल ने माइक्रो प्रोसेसर को पेटेंट नहीं किया क्योंकि नॉयसे चाहते थे कि बाकी कंपनीज इसे डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए यूज करे और इसके बाद माइक्रो प्रोसेसर बल्क में बिकने शुरू हो गए। 1971 में इंटेल 4004 रिलीज किया गया और इस तरीके से माइक्रो प्रोसेसर्स का दौर शुरू हुआ। हार्डवेयर इंजीनियर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बीच का डिफरेंस शुरू हो गया। इससे पहले इनोवेटर्स का सारा फोकस सिर्फ हार्डवेयर पर था, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर आने के बाद उन्होंने स्मार्ट कंप्यूटर्स बनाने के लिए सॉफ्टवेयर पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया था। रॉबर्ट नॉयसे जानते थे कि माइक्रो प्रोसेसर काफी पोटेंशियल है। उन्होंने कहा था कि ये वर्ल्ड को चेंज करने वाला है। अब हर चीज इलेक्ट्रिकली होगी। आपके घर में खुद का कंप्यूटर होगा। आपके पास अब हर तरह की इंफॉर्मेशन होगी। उन्होंने ये भी प्रेडिक्ट किया कि अब आपको पैसे रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फ्यूचर में हर चीज इलेक्ट्रॉनिक्स होने वाली है। माइक्रो प्रोसेसर की वजह से कई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपनीज को न्यू अपॉर्चुनिटीज मिली। सांता क्लारा वैली, कैलिफोर्निया में न्यू हेडक्वार्टर्स बनाए गए, जहां हेवलेट एंड पैकार्ड और फेयरचाइल्ड पहले से ही लोकेटेड थे और फिर जल्दी ही टेक कंपनीज की सक्सेस की वजह से इस जगह को एक नया नाम मिला और ये नया नाम था सिलिकॉन। चलिए तो अब सिलिकॉन वैली से और माइक्रोचिप से आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वीडियो गेम्स के बारे में। माइक्रो प्रोसेसर्स ने कंप्यूटर की एबिलिटी को बड़े ही अमेजिंग तरीके से इम्प्रूव कर दिया था। लोगों को अब आइडिया आया कि कंप्यूटर्स अब सिर्फ कंप्यूटिंग के लिए नहीं है, बल्कि इसे एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज किया जा सकता है। कंप्यूटर्स के इन नए यूजेस की वजह से पर्सनल कंप्यूटर का आइडिया जनरेट हुआ। वीडियो गेम्स के आने से कंप्यूटर अब लोगों की डेली लाइफ का एक पार्ट बन गया था और इसमें अब स्मार्ट इंटरफेसेस और कलरफुल ग्राफिक्स भी आने लगे।
MIT मिट में गीक्स का एक ग्रुप था जिसे एक मॉडल ट्रेन बोर्ड के वायर्स और सर्किट से खेलना बड़ा पसंद था। इन्हें टेक मॉडल रेलबोर्ड क्लब बोलते थे और इसके मेंबर्स खुद को हैकर्स बुलाते थे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई जब किसी टेक कंपनी ने मिट को PDP-1 कंप्यूटर्स डोनेट किया। गीक्स इस PDP-1 से कोई कूल सा वीडियो गेम क्रिएट करवाना चाहते थे। स्टीव रशिल ग्रुप का बेस्ट प्रोग्रामर था जिसने इस आइडिया को रियलिटी में बदला। जी हाँ, स्टीव साइंस फिक्शन मूवीज का फैन था जिसमें विलेन गैलेक्सी के बाहर तक हीरो का पीछा करता है और उसे यहीं से स्पेस वॉर गेम बनाने का आइडिया मिला। उनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोफेसर मिनिस्की ने ऐसा एल्गोरिदम ढूंढा जिससे 3 डॉट्स PDP-1 मॉनिटर से इंटरैक्ट आकर कर सके। स्टीव ने इस पर और काम किया। उसने डॉट्स को ऐसे प्रोग्राम कर दिया कि उन्हें स्लो डाउन, स्पीड अप या टर्न किया जा सकता था। फिर उसने उन्हें एक स्पेसशिप का लुक दिया। उसने इसमें शूटिंग मिसाइल्स भी ऐड किए। अगर स्पेसशिप को शूट करे तो ये एक्सप्लोड हो जाता था। स्टीव ने स्पेस वॉर की क्रिएशन अपने दोस्तों के साथ शेयर की। उसने इसे एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट बनाया। डैन एडवर्ड्स ने इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स वाला एक सन भी ऐड कर दिया। अगर प्लेयर ध्यान नहीं देगा तो उसका शिप खींच करके डिस्ट्रॉय किया जा सकता था। पीटर सैमसन ने कॉन्स्टिलेशन बैकग्राउंड ऐड कर दिया था। उसने इस बात का ख्याल रखा कि ये रियल सोलर सिस्टम के स्टार्स की तरह एकदम एक्यूरेट लगे। मार्टिन ग्रेट्स ने पैनिक बटन ऐड कर दिया जिससे प्लेयर्स दूसरे डायमेंशन में स्केप कर सकते थे। बॉब सैंडर्स और एलन कोटोक ने कंसोल्स क्रिएट किए ताकि प्लेयर्स को कीबोर्ड से स्ट्रगल ना करना पड़े। उनके पास फंक्शन स्विचेस और पैनिक बटन वाले 2 प्लास्टिक बॉक्सेस थे। स्पेस वॉर बाकी कंप्यूटर क्लब्स में भी फैल गया था। मिट के बाहर आने वाले हैकर्स और गीक्स इस गेम में कुछ न कुछ फीचर्स ऐड करते रहते थे। स्पेस वॉर डिजिटल एज में हैकर कल्चर के 3 एस्पेक्ट्स को रिफ्लेक्ट करता था, जिसमें फर्स्ट था कोलैबोरेशन, सेकंड था ओपन सोर्स और फ्री सॉफ्टवेयर और थर्ड है इंटरैक्टिव और पर्सनल। अब आगे बात करते हैं द पर्सनल कंप्यूटर की। बिल गेट्स ने एक बार कहा था कि मेरे हिसाब से ऑल्टेयर वो फर्स्ट कंप्यूटर है जो सही मायनों में पर्सनल कंप्यूटर कहा जा सकता है। एड रॉबर्ट्स कोई साइंटिस्ट नहीं थे और ना ही कोई प्रोफेसर, बल्कि वो तो एक हॉबिस्ट और हार्डकोर एंटरप्रेन्योर यानी कि बिजनेसमैन थे। अप्रैल 1974 में जब इंटेल का 8080 माइक्रो प्रोसेसर मार्केट में आया तो एड रॉबर्ट्स को इससे एक कंप्यूटर बनाने का आइडिया आया। रॉबर्ट ने अपने एक फ्रेंड के साथ मिलकर के ये बिजनेस शुरू किया और कंपनी का नाम रखा मिट्स। उनका ऑफिस एल्बुक्यूर्क के स्ट्रिप मॉल में था। ये ऑफिस एक मसाज पार्लर और लॉन रोमेट के बीच में था। रॉबर्ट्स मॉडल रॉकेट्स और पॉकेट कैलकुलेटर्स की डू इट योरसेल्फ किट्स बेचते थे। 1973 में मिट्स ने $1 मिलियन की सेल की। यूं तो मार्केट में कई तरह के कैलकुलेटर्स हैं जिनमें चिप भी है और कम्प्लीटली असेंबल्ड भी, और इसकी वजह से मिट्स के ऊपर $3,50,000 का कर्जा चढ़ गया था। तो रॉबर्ट्स ने इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए एक और बिजनेस खोलने के बारे में सोचा। वो एक ऐसा कंप्यूटर बनाना चाहते थे जिसे पब्लिक यूज कर सके, और काफी लंबे टाइम के बाद उन्होंने ऐसा कंप्यूटर बना करके कंप्यूटर प्राइस्ड हुड को तोड़ दिया। उसने इंटेल 8080 को बड़ी केयरफुली स्टडी किया। उसने डिसाइड किया कि मिट्स एक ऐसा डू इट योरसेल्फ कंप्यूटर किट प्रोड्यूस करेगी जिसमें माइक्रो प्रोसेसर होगा और इसका प्राइस $400 से कम होगा। 8080 माइक्रो प्रोसेसर के लिए इंटेल का रिटेल प्राइस $360 था। रॉबर्ट्स को $75 पर यूनिट के हिसाब से 1000 यूनिट्स की डील मिल गई और इसके लिए उसने बैंक से लोन लिया। वैसे रॉबर्ट्स एक रिस्क टेकर था और उसे पता था या तो वो हिस्ट्री क्रिएट करेगा या फिर बैंकरप्ट हो जाएगा, लेकिन वो बड़ा ही पैशनेट हॉबिस्ट और एंटरप्रेन्योर था, इसीलिए उसका ये स्टेप सही निकला। ऑल्टेयर 8800 में सिर्फ 256 बाइट्स मेमोरी थी और इसमें कोई कीबोर्ड, माउस और इनपुट डिवाइस भी नहीं था। इसमें डेटा कुछ स्विचेस के थ्रू इनपुट किया जा सकता था। तब सिलिकॉन वैली में जितनी भी कंपनीज थी सब ग्राफिकल इंटरफेसेस के लिए ट्राई कर रही थी। ऑल्टेयर 8800 सिर्फ फ्लैश लाइट के थ्रू इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करता था जिसे यूजर्स को बाइनरी कोड में इंटरप्रेट करना होता था। ऑल्टेयर को पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक्स में फीचर किया गया था। एड रॉबर्ट्स की इस मैगजीन के टेक्निकल एडिटर लेस सोलोमन से दोस्ती हो गई थी। जब सोलोमन आर्टिकल प्रिंट कर रहे थे तब तक इस डू इट योरसेल्फ कंप्यूटर का कोई नाम नहीं रखा गया था। तब सोलोमन की बेटी ने, जो कि स्टार ट्रैक फैन थी, ऑल्टेयर नाम सजेस्ट किया। ये एक स्टार था जहां एंटरप्राइज स्पेसशिप अपने शो की न्यू एपिसोड में ट्रैवल करने वाले थे। जिस दिन पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूज स्टैंड्स में आई उसी दिन इसे ऑल्टेयर के लिए 400 ऑर्डर्स मिले। रॉबर्ट को लोगों के फोन कॉल्स अटेंड करने के लिए एक्स्ट्रा एम्प्लॉय रखने पड़े और हालत ये हुई कि कुछ मंथ के बाद ही 5000 किट्स बिक चुकी थी। सारी कंट्री के लोग उस कंपनी को चेक भेज रहे थे जिसका आज तक किसी ने नाम तक नहीं सुना था।
एक रॉबोट का इनोवेशन इतना हाईटेक भी नहीं था, लेकिन ये अफोर्डेबल था जिससे कि लोग इसे खरीद पाए। हॉबीस्ट और टेक गीक्स को ऑल्टेयर 8800 को असेंबल करने में काफी मजा आया। हालांकि इसे लेकर के असेंबल करने में भी स्पेशल स्किल्स की जरूरत पड़ती थी, लेकिन फिर भी ये वर्ल्ड का फर्स्ट पर्सनल